मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, मंत्रिमंडल में दूसरे सहयोगी आदरणीय संजीव जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री राजेंद्र राणा जी, राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे सांसद, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा जी, कपिल देव जी, संगीत सोम जी, उमेश मलिक जी, विक्रम सैनी जी, प्रमोद उटवाल जी, विजय शुक्ला, वीरपल निर्वल, सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी के स्मृति को अभिवादन करता हूं। इस देश के किसानों के विकास के लिए चौधरी साहब ने अपने जीवन को समर्पित किया था। इस देश का गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण हो, यही उनकी विजन थी और समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली किसानों का सपना उन्होंने हमको दिया था। और इसलिए आज उनके इस स्मृति को याद करते हुए मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, तो चौधरी साहब का सही सपना अगर पूरा करना होगा तो किसान को हम अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनाना होगा। मैं रोड पर तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि रोड के काम मैंने इतने किए कि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पर मैं किसान हूं और मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं और कल से हमारे यहाँ एग्रो विजन करके बड़ा एग्जीबिशन शुरू होता है, जिसमें 3 लाख किसान भाग लेते हैं। 40 वर्कशॉप होते हैं और 4 दिन में वही रहता हूं। देश के किसान वहां आते हैं और इसलिए काम से तो कुछ बातें थोड़ी बहुत करूंगा, पर मैं किसानों के बारे में ज्यादा बोलूंगा। बहनों और भाइयों, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, आलू सस्ता है, चिप्स महंगे हैं, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। हमारे देश में किसान जो उपज को तैयार करता है, उसको जो भाव मिलना चाहिए वो भाव बढ़ नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इकोनॉमी को जानते हैं, अर्थशास्त्र को जानते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई की बात को उनको समझना होगा। हमारे देश में गेहूं सरप्लस है, हमारे देश में चावल सरप्लस है, 350 लाख टन चावल गोदाम में पड़ा है। हम पूरे विश्व को चावल सप्लाई कर सकते हैं, इतनी चावल है। हमारे देश में चीनी सरप्लस है, हमारे देश में 310 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। हमारे देश की रिक्वायरमेंट 240 लाख टन चीनी की है और हमारे देश में 70 लाख टन चीनी ज्यादा की तैयार होती है। पिछले साल हमारे गन्ना उत्पादक किसानों को भाव मिले, गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान मिले, चीनी मिले दिवाला पीटने की कगार पर खड़ी थी, तब भारत सरकार ने ये निर्णय किया। मैं हमारे राणा जी का अभिनंदन करूंगा कि उस समय गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको भुगतान नहीं मिल रहा था। आप शांति से बैठिए। तो पहली बात यह है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। पहली बात यह है कि आप इस बात को समझ लो, जो मैं समझ रहा हूं। मैं केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इस देश में इथेनॉल की बात 2004 से की है और इसलिए ये पूरी इकोनॉमिक्स आप नहीं समझोगे तो किसानों का भविष्य नहीं बदल पाएगा। आज हमारे देश में चीनी पिछले 2 साल पहले हमने जब एक्सपोर्ट की तो हमने 6000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। तब चीनी हम लोग करीब 50 लाख टन हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए। 6 रुपए किलो हमने सब्सिडी दी। पिछले साल हमने 4 रुपए दी। पर इस साल भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर अच्छा रहा है कि ब्राजील में
गन्ना उत्पादक किसानों की हालत ठीक न होने के कारण हमारा थोड़ा भविष्य बदल गया है। ब्राजील में जो चीनी तैयार होती, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन्ना कहीं लगता है तो ब्राजील में लगता है, और ब्राजील में चीनी का भाव है 22 रुपए किलो, और हमारे देश में मिनिमम प्राइस है 31 रुपए 32 रुपए किलो। तो हमारी चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं होती, और गन्ना लग रहा है, और गन्ना लगाने को हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि गन्ने में कमाई है। गन्ना लगाओ, पानी दो। अभी मैंने 4 दिन पहले मेरे यहाँ 15 किसानों का सत्कार किया, और वो किसानों का सत्कार इसलिए किया कि 1 एकड़ में उन्होंने 106 टन, 160 टन, 108 टन, 105 टन गन्ना 1 एकड़ में निकाला। अब हमारे यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, सातारा में 125-150 टन एकड़ में, आप क्विंटल में बात करते हैं, तो वहां आपके यहां जो होता है गन्ना, वो क्विंटल में आप गिनते हैं 10 क्विंटल यानी 1 टन होता है। तो हमारे यहां 140 टन तक गन्ना किसानों ने किया है। आया था, शाही साहब थे तब मैंने उनको कहा था कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में जाओ और गन्ने की जात को बदलो। आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो 9.5% चीनी का उतारा था वो अब 11% तक पहुंच गया है, और प्रगति हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। पर ये डिमांड एंड सप्लाई के रेशो में अब शुगर ज्यादा हो गई उत्पादन में, और हिंदुस्तान में खपत कम है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकती क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीनी के भाव हमसे कम है। अब गन्ना उत्पादकों के किसानों को भी गन्ने का भाव मिलना चाहिए। हर सरकार भाव बढ़ाती है, अब राजनीति में रहना तो ये करना ही पड़ता है, नहीं तो गन्ना उत्पादक किसानों ने अगर गन्ने का डंडा दिखाया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अब ये ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये इकोनॉमिक्स कैसे होगा? आदमी सब चीजों के नाटक कर सकता है, पर पैसे का नाटक करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए हमारे देश में कमी है तेल बिया की। हमारे देश में हम 90,000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, क्योंकि मैं उस कमेटी में हूं और किसानों के हितों की रक्षा करता हूं। हमारे मलेशिया से पाम ऑयल आता था, हमने मुझे पीछे लगकर झगड़ा कर करके उसको हमने ड्यूटी बढ़ा दी ताकि हमारे सरसों, सोयाबीन, फल्ली, इनको अच्छी कीमत मिले। आज भी देश में 90,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात हो रहा है। केवल खाद्य तेल में हम कमी है तो हमें हमारा क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। इस बार सरसों में हमारे भारत के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जीएम के बारे में सरसों के सीड में काफी परिवर्तन किया है। अब जीएम सीड को लेकर भी बड़े विवाद है, पर उसके कारण उत्पादन बढ़ा। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सरसों काफी अच्छी लग रही थी। तो सरसों का उत्पादन बढ़ाना होगा, और गन्ने का उत्पादन, मैं बोलूं गन्ना लगाओ मत लगाओ, मेरी सुनने वाले नहीं है, आप तो लगाने वाले हो, क्योंकि गन्ने में पैसा है। और गन्ना तैयार होने के बाद ये हमारे संजीव जी है, राणा जी है, इनके छाती पर रगड़ने वाले हो कि मेरे भाव दो, नहीं तो देखो तो ये चिल्लाते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। और इसलिए आज स्वाभाविक है, और इसलिए 2004 में मैंने एक बात कही थी, जिसका उल्लेख अभी 2012 की बात को लेकर मेरा भाषण आप निकाल लेना संजीव जी, मैं जो बोल रहा था वही बात आज सिद्ध हुई है। मैंने वही कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश में हमें केवल अब अन्नदाता नहीं बनना है, ऊर्जादाता बनना है, बिजली तैयार करना है और पेट्रोल डीजल का विकल्प देना है। अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है, आयात है, वो 8 लाख करोड़ रुपए की है। हमारे देश का, भारतीयों का पैसा दुनिया के बाहर, दुनिया के देशों में जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे पास नहीं है। और इसलिए मैं 2004 से कहता था, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, कहता था तो कुछ लोग मुझे बोलते थे क्या यार ये इथेनॉल इथेनॉल बोलता है। मैं बोलता हूं अरे ये देश के किसानों का भला नहीं होगा तो ये देश कहां जाएगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, किसानों के बेटों को रोजगार देना है,
गांव को समृद्ध संपन्न बनाना है, किसानों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो किसानों की शक्ति बढ़ानी है, तो किसानों को ऊर्जा, अन्नदाता के बजाय साथ साथ ऊर्जादाता बनाना होगा। अब पहली बात, हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने निर्णय किया, अटल जी की सरकार ने निर्णय किया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे। बहुत लड़ते रहे हम लोग। अटल जी ने शुरुआत की, बाद में यूपीए की सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की लॉबी जोरदार थी। फिर 2014 में जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई। और आज मुझे खुशी हो रही कि पिछले साल हमने 465 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया, और सबसे ज्यादा इथेनॉल खरीदी किया उत्तर प्रदेश से राणा जी, और किसानों को राहत दी। अब 465 करोड़ इथेनॉल, जब हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालेंगे तो हमारी जरूरत है 1000 करोड़ लीटर की। अब मैंने नई बात की है, मैं कल फाइल पर साइन करके आया हूं, अब 2 दिन में ऑर्डर निकलेगा। जरा शांति से समझ लेना, नहीं समझ जाओगे तो फिर ये संजीव जी को, राणा जी को पूछना कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहनों और भाइयों, ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में, अमेरिका में, यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इनकी सबकी जो पेट्रोल की गाड़ियां चलने वाली है, ये गाड़ियों को फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे गाड़ी में तुम 100% पेट्रोल डालो और या 100% किसानों ने तैयार किया हुआ बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू जो है, 1 लीटर इथेनॉल, उसके बराबर में 800 ml पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। पर मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को प्रेजेंटेशन दिया है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इथेनॉल को एक मशीन में घुमाकर एक एडिटिव ऐड करके जितनी पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू है उतनी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब 1 लीटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा। कोविड के कारण वो साइंटिस्ट आ नहीं पा रहे, 15 दिन में आ रहे। मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा है, सरकार उसमें अगर प्रूवन हुआ तो स्वीकार करेगी। अब इसमें क्या हुआ, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगातार यू इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं। तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, टीवीएस और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये 2 कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो बोल रहा हूं अथोराइज बोल रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूं, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बल्यान जी यहां पेट्रोल पंप इथेनॉल के खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है, इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है। और अब बजाज और टीवीएस कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल, स्कूटर लॉन्च की है। अब 120 रुपए लीटर का पेट्रोल लेने के बजाय किसानों ने तैयार किया 62 रुपए लीटर का इथेनॉल डालो और मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा चलाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस ग्रीन फ्यूएल, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, इसका पोल्यूशन नहीं होता। और इसलिए अब इथेनॉल की रिक्वायरमेंट लगेगी 4000 करोड़ लीटर। उत्तर प्रदेश में आपने कितनी दी? 55 करोड़ लीटर। नहीं, आपने कितना इथेनॉल दिया अभी तक? नहीं, 100 करोड़ दिया होगा। अभी 100 करोड़ लीटर जो है वो उत्तर प्रदेश ने दिया, ऐसा राणा जी मुझे बता रहे हैं, साल में। अब मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपने नई टेक्नोलॉजी लाई,
कि गन्ने के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी लाई कि आप जिसको शीरा कहते हैं, हम जिसको मोलाइसेस कहते हैं, वो सी मोलाइसेस, यानी 1 टन गन्ने से 4% मोलाइसेस निकलता है, उसको सी मोलाइसेस कहते हैं। अब हमने बी हेवी मोलाइसेस लाया, उसका भी रेट दिया इथेनॉल का 58 रुपए लीटर। बी हेवी मोलाइसेस यानी जो हमारी शुगर है 11.5% निकलती है 1 टन गन्ने में, और 4% मोलाइसेस में शुगर जाती है, तो हम 3% और उसमें घुसा रहे हैं, तो 7% शुगर मोलाइसेस में जाएगी। जितना शुगर का प्रोडक्शन कम होगा और इथेनॉल ज्यादा बनेगा। तो आज ये अलाउ किया है, शुगर फैक्ट्री ने टेक्नोलॉजी लाई है, ये शुरू हो गया है। और उसके बाद हमने और एक निर्णय किया किसानों के हितों के लिए कि अब राइस से, कॉर्न से, कोई भी फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। जो राइस में आपके यहाँ तो बासमती राइस बनता है, हमारे इधर तो राइस बहुत साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करती है 14 रुपए किलो, बिहार में, बंगाल में हमारा सस्ता है। तो अब अलाउ किया कि राइस कट जिसको बोलता है, राइस के कट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? कड़ी को, चावल को कटी हुई कणकी, कणकी। तो 1 टन कणकी से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और भारत सरकार ने इस देश में 350 डिस्टिलरी को अनुमति दी है कि जो चावल से इथेनॉल बनाएंगे, ताकि चावल को भी अच्छा भाव मिलेगा। आपको पता होगा कॉर्न की प्राइस, मक्के की प्राइस हमारी एमएसपी से भी मार्केट की प्राइस डाउन हो गई थी। हम एमएसपी बढ़ा रहे, 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने किसानों के लिए दिए, क्योंकि एमएसपी के नीचे भाव गए। पर बहनों और भाइयों, अगर इथेनॉल बनाएंगे तो एमएसपी के ऊपर भाव जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरी बात, हमने आसाम में एक नया इथेनॉल का प्लांट इंडियन ऑयल ने डाला है, और वो प्लांट है 2nd जनरेशन इथेनॉल। यानी जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली, बगास यानी क्या बोलते हैं आप इसको? बगास को कोई। अब इससे भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, बांबू से भी बनेगा। और ये इथेनॉल से अब ब्राजील में बायोप्लास्टिक बना है। ये मर्सिडीज गाड़ी में जो लगा है सामने बोर्ड प्लास्टिक का, ये इथेनॉल से बना है, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये इथेनॉल से ये प्लास्टिक बनेगा। प्लास्टिक बनने के बाद फेंक देना जमीन पर, मिट्टी हो जाएगी। ये किसान प्लास्टिक बनाएगा, किसान इथेनॉल बनाएगा, किसान बायो सीएनजी बनाएगा, किसान बिजली बनाएगा, तो किसान जिंदा रहेगा और चावल और गेहूं लगाते रहेगा। तो कोई भी पार्टी की सरकार हो, एक दिन सबकी पिटाई होने वाली है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको और एक बात कहूंगा, बाल्यान जी और राणा जी, पहला प्लांट शुरू कर, मेरे पास सब टेक्नोलॉजी है। मैं फोकनाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब बातें खुद अपनी चलाता हूं और करता हूं, तब बात कर रहा हूं। मेरे पास आ जाना। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर, शायद उस दिन आप थे, जनरल वीके सिंह साहब थे, रूपाला जी थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, पेट्रोलियम मंत्री। मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी या बायो सीएनजी तैयार होता है। और मेरा एक ट्रैक्टर चल रहा है 1.25 लाख रुपए, डीजल की तुलना में मेरी बचत हुई है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। अगर ये 1.25 लाख रुपए अगर बच जाएंगे एक ट्रैक्टर के पीछे, तो आपका फायदा होगा। तो आपको आह्वान है सबको कि आपके यहाँ के ट्रैक्टर, टेक्नोलॉजी मेरी, मैं फुकट का कंसल्टेंट हूं, मेरे पास आना, आप बायो एलएनजी के प्लांट डाल देना, परली जलाना नहीं, पोल्यूशन करना नहीं, और दिल्ली वालों की नींद हराम करना नहीं, और उल्टा परली से सीएनजी बनाओ, ट्रैक्टर चलाओ, ट्रक चलाओ, कार चलाओ। ये प्रूवन है। और आखिरी की बात जो है वो मैं कहना चाहता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन। आपको मालूम है पानी को क्या बोलते हैं? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह आता है तो पानी बनता है। अब ये ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, मैं आप सबको निमंत्रित कर रहा हूं, जनवरी के फर्स्ट वीक में
मैंने टोयोटा कंपनी की एक पायलट प्रोजेक्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार लाई है। मैं उद्घाटन के लिए आपको सबको बुलाऊंगा और उस कार से आपको मुजफ्फरनगर तक गाड़ी में पहुंचा दूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन पर अब ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, रेलवे चलेगी, स्टील प्लांट चलेंगे, केमिकल फैक्ट्री चलेगी, सीमेंट फैक्ट्री चलेगी, कोयले का उपयोग नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है 3000 करोड़ का। और मैं अब हमारे पुरी साहब को मैंने ऑलरेडी चर्चा हुई है, मेरे यहाँ फिर मीटिंग होने वाली है। आपको मैं बताता हूँ, मेरे शहर में जहाँ का मैं एक सांसद हूँ, जो लोगों का टॉयलेट का पानी था, सीवेज वाटर, वो हमने बेच दिया। 7 साल से बेच रहा हूँ टॉयलेट का पानी। कितने पैसे मिलते होंगे आप बताइए। मैं मेरे शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को 325 करोड़ रुपए साल के कमाता हूं। 325 करोड़। वो आओ देखने के लिए वहां। अब ये मुजफ्फरनगर में भी होगा टॉयलेट का पानी, तो मेरे आइडिया ले लो। और अब मैंने ये तय किया कि ऐसा रूफटॉप सोलर बनेगा और जो शहर का जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करने के लिए ये रूफटॉप सोलर बनेगा, जिसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और ऑर्गेनिक वेस्ट अलग निकालेंगे। और वो जो सोलर पावर होगी उससे जो गंदा पानी होगा फुकट में, पानी फुकट, बिजली फुकट, और उससे इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अब तुम तो इंजीनियर हो, मैं 10 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर करने वाली जो कंपनी है वो अमेरिका में अपना 90% इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट कर रही है। अब मुजफ्फरनगर में इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री डालो और यहां से जो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा उसके ऊपर कार चलेगी। जो किसान है, जो आपका क्या बोलते हैं, बगास को क्या बोलते हैं आप, खोई, आपका जितना एग्रो वेस्ट है, बायोमास, ऑर्गेनिक वेस्ट, इससे एक हाइड्रोजन तैयार होगा। कोई भी केमिस्ट्री वाला को जानता है। वो बायोडाइजेस्टर में डालकर गंदा पानी डालेगा तो मीथेन निकालता है, मीथेन से CO2 अलग किया तो बायो LNG निकलता है। अब उसी से मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और हर गांव में किसान ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके उसके ऊपर गाड़ियां चलेगी। अब हमारा इंपोर्ट है 8 लाख करोड़ का, 5 साल में होगा 25 लाख करोड़ का। अगर ये 25 लाख करोड़ अगर मुजफ्फरनगर के किसानों के जेब में जाएंगे तो तुम गरीब रहोगे क्या? यहां के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? देश का पैसा बचेगा और ये पूरा 25 लाख करोड़ बचते हुए किसानों के जेब में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न होंगे और चौधरी चरण सिंह साहब का सपना पूरा होगा। मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं। जिसको किसी को डाउट होगा मेरे साथ आओ, मैं सब खुद प्रयोग करता हूं, मेरे पास सब है। आप बोल रहे थे 1 करोड़, मैं 4 करोड़ लीटर इथेनॉल मैं ही देता हूं, मैं तैयार करता हूं। और मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मैंने एक बार कहा था हमारे यहां कोऑपरेटिव मूवमेंट चलती है, तो ऐसे ही मेरे पास विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो हमारे MP MLA आए, मेरे को बोले बंद हुए कारखाने, तुम चालू करो। मैंने कारखाने ले लिए और किसानों के भावना और व्यवहार का संबंध नहीं था, कारखाना लेना गलती थी। तो मैंने एक बार भाषण में कहा कि पिछले जन्म में साला कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इसलिए शुगर फैक्ट्री मेरे गले में लटक गई। सब BJP के कार्यकर्ता डायरेक्टर है, उन्हें अपने घरदार गिरवी रख के कर्जे लिए। और अब इस साल ब्राजील में कुछ गड़बड़ हुई, इसलिए दिन अच्छा है। ये तो हर साल 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का घाटा था। पर अब हम लोग बायो इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन में बिजली तैयार करता हूं। तुम्हारे मुजफ्फरनगर जिले को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी मैं तैयार करता हूं। अब बिजली तैयार करो, पेट्रोल डीजल का पर्याय दो और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से करो। और बहनों और भाइयों, ये तो किसानों की बात मैंने की। रोड के लिए तो
मैं अभी बता रहा था कि 1,11,000 करोड़ के करोड़ मैंने वेस्टर्न यूपी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केवल दिए हैं। दिल्ली से मेरठ का आज मैंने लोकार्पण किया। पहली बार, पिछले बार आया था, संजीव जी आपको याद होगा, यहां कोई होटल में आपने मुझे चाय पिलाया था। मेरी पत्नी और बच्चे थे बहुत तंग, ये सामने मस्जिद के कारण काम बंद था, वो भी मुझे याद है। तब मैं, ऐसा मेरठ का रोड बेकार था। आज मैं आया, मेरी तबीयत खुश हो गई कि आपको इतना अच्छा रोड मिला, मैं बहुत खुश हूं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कोई बोलता 40 मिनट, 45 मिनट मेरठ से आते हैं। मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना था 95 में, जवान था। मैं बोलता था मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला मैंने बनाया था। आप मुंबई में जाते हो तो समुंदर में मैंने वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाए। तो मैं बताता मुंबई, तो पेपर वालों ने एडिटोरियल लिखा मेरे ऊपर कि ये गडकरी झूठ बोलता है, ये 2 घंटे की बात कर रहा है, ये कभी नहीं होने वाला। आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है। और मैं आज आपको वचन देता हूं, मैं नया रोड बना रहा हूं देहरादून और हरिद्वार के लिए, काम शुरू हो गया। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मेरे पत्रकार भाइयों, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। और आज से 2 साल के अंदर ये सब रोड नहीं मिलेंगे तो मेरे नाम पर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं करना। मैं झूठी बात नहीं करता हूं, जो आपके सामने बताऊंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा। और इसलिए मैंने योगी जी को कल कहा था कि आपका इंजन, डबल इंजन ऐसा ही रखेगी जनता। तो पहले 5 साल में मैंने अभी 4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए हैं, अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए दूंगा। और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका जैसे बना कर दूंगा, अमेरिका के समान बना के दूंगा, ये मेरा वचन है। अभी संजू बालन जी ने कुछ मांगे की थी। मेरी एक अड़चन है कि मैं नक्शे में जानता हूं मेरठ क्या है, मुजफ्फरनगर क्या है, हरिद्वार क्या है। गलती से 2-4 साल में एक आधे बार आता हूं तो मुझे कम जानकारी है। पर आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को, आपका गंगा एक्सप्रेसवे को आपको कनेक्शन चाहिए, मुझे मंजूर कर दिया मैंने, भारतमाला 2 में डाल दूंगा। फिर NH 709 AD पिन्ना कट से वहलना चौक 10 किलोमीटर ब्रिज वगैरह अंदर है, 250 करोड़ रुपए। DPR कंप्लीट हो गया, अब दिसंबर खत्म हो जाए, अगले साल में ये काम शुरू हो जाएगा, ये भी मैं मंजूर कर देता हूं। हमारे संजीव जी ने न्यू NH की घोषणा, मुजफ्फरनगर चरथावत मानलावन रोड, तो ये अभी हमारी गति शक्ति और भारतमाला 2 का प्रपोजल चल रहा है। मैं निश्चित रूप में इसमें डालने की कोशिश करूंगा। और श्री राणा साहब ने शुक्रताल से थाना भवन करनाल, ये न्यू NH की बात की, एक ही है, ये दोनों को भी मैं भारतमाला में डालूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। और बाकी कोई 2-4 हजार करोड़ का चिल्लर काम होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने कल भाषण में कहा था, द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाओ, खाना आता ही था। वैसा मैं कभी पैसा का मैं नहीं बोलता हूं, मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं। ये पत्रकार मुझे एक समय एक्सपोज नहीं कर सकते, जो बोलता हूं वो हर चीज होके होती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा
कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी साहब के घर पे जाना पड़ा, ये कहने वाला आपको ये भी नहीं मिल सकता। ये हमारी सरकार की विश्वसनीयता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, निश्चित रूप से रास्तों में हापुड़ बाईपास 6 लेन 3100 करोड़ फरवरी 2022 को पूरा होगा। शामली सहारनपुर 4 लेन 63 किलोमीटर 808 करोड़ फरवरी 22 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1700 करोड़ अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। शामली पानीपत से 4 लेन 36 किलोमीटर 1300 करोड़ सितंबर 2022 में। शामली रिंग रोड 8 किलोमीटर 320 करोड़ टेंडर प्रक्रिया में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर रुड़की 22.75 किलोमीटर 102 करोड़ कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर रुड़की हरिद्वार 76.5 किलोमीटर 3600 करोड़ कार्य पूरा हो गया। रामपुर रुद्रपुर 43.5 किलोमीटर 1380 करोड़ मार्च 2022 में पूरा होगा 4 लेन सड़क का कार्य। नगीना हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर 800 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। और बिजनौर कोतवाली 2 लेन पे शोल्डर सड़क 22 किलोमीटर 300 करोड़ मई 2023 में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये रोड के विकास से यहाँ का विकास होगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अगर उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, किसानों का उत्पादन शहर के तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कृषि विकास का दर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कभी कभी कहता था कि रिच स्टेट विथ ए पुअर पॉपुलेशन। राज्य धनवान है पर जनता गरीब है, पर आपके आशीर्वाद से धनवान उत्तर प्रदेश की जनता भी धनवान बनेगी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करके देंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से गन्ने उत्पादक किसानों का ये कैपिटल है। करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन देकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय श्री सुरेश खन्ना जी।